हेलो बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं 11th क्लास का मैथ अध्याय नंबर 1 समुच्चय यानी सेट्स। ठीक है, समुच्चय के बारे में आज चर्चा करेंगे हम कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो समुच्चय में क्या पढ़ना है पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी परिकल्पना जो थे गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, ठीक है, जिन्होंने 1845 में 1845 से 1918 की त्रिकोणमिति श्रेणी से प्रश्न को सरल करते समय इनको लगा कि एक समुच्चय की जरूरत है, यानी सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, समुच्चय का मतलब होता है एक संग्रह, किसी भी वस्तु का एक संग्रह, किसी भी संख्या का एक संग्रह, किसी भी अभाज्य संख्या का संग्रह, किसी नदी का संग्रह, किसी व्यक्ति का संग्रह, किसी कविता के कवि का संग्रह, यानी कुल मिला जुला के यही कहा जा सकता है कि वस्तुओं के संग्रह पर चर्चा करना। ठीक है, इसे ही समुच्चय कहते हैं। कैसे उनको निरूपण करते हैं, किस तरीके से उनको हम बताते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। तो समुच्चय में देखिए क्या है। तो पहले हम समुच्चय कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको कि किसी वस्तु के संबंध में, किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं, एक प्रदत्त संग्रह में है या नहीं। ठीक है, नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा तो जो मैं इंट्रोडक्शन या परिचय बता रही हूँ उस पे आपको बहुत मदद मिलने वाला है। इस चैप्टर को एकदम करने में दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि हाथ से लिखकर बताना है। हमारे पास कोई डिजिटल तो है नहीं कि ऐसे टिपेंगे और आ जाएगा, तो हमें हाथ से लिख के बताना है। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि ये क्या कह रहा है। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा समझा दें ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो, एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर, देखते हैं। किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु प्रदत्त संग्रह में है या नहीं है। माने कि मान लीजिए कि अगर हम कोई समुच्चय को हम उदाहरण देके अगर बताएं, निश्चित कर दें कि अगर मान लो हम कहते हैं कि भारत की नदियों के संग्रह में, भारत की नदियों की संग्रह अगर कहें, नदियों के संग्रह में अगर हम लें, संग्रह का मतलब कि यहाँ देखिए ये बात क्या बोल रहा है, भारत की नदियों के बारे में। तो भारत में जितनी नदियां हैं उन नदियों के बारे में बोल रहा है। अगर उनमें जैसे गंगा आ गया, ब्रह्मपुत्र आ गया, गोदावरी आ गया, तो ये भारत की नदियां हैं, इसलिए उनका संग्रह बन सकता है। अगर कहे नील नदी, तो नील नदी तो हमारा इस संग्रह में नहीं है। ठीक है, तो नील नदी के बारे में अगर कह दे, नील नदी क्या भारत का संग्रह है, भारत की नदियों का संग्रह है, तो लिखेंगे कि नील नदी भारत की नदियों का संग्रह नहीं है, नदियों के संग्रह में नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, अब इस चीज में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि संग्रह किसे कहा गया है। कलेक्शन, इंग्लिश में इसको कलेक्शन बोलते हैं, कि किसी चीज का कलेक्शन। अगर हम कह दे, मान लो हम कह दे कि सात से छोटी सभी सम संख्याओं का संग्रह, का
संग्रह क्या है। तो देखिए इसमें संग्रह क्या होगा, 7 से छोटी कितनी होगी सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, 2 4 6। तो 7 से सभी छोटी संख्या कौन, 2 4 6, यानी ये 7 से छोटी सभी सम संख्याओं का संग्रह हो गया। अब देखिए इसको मझोला कोष्ठक से बोलते हैं और अर्धविराम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो समुच्चय होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो समुच्चय क्या है, वस्तुओं का सुप्रभाषित संग्रह, सुप्रभाषित संग्रह है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि क्या है, ये समुच्चय की परिभाषा अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, वस्तुओं का सुप्रभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। को ही हम क्या कहेंगे, समुच्चय। क्या कहेंगे, समुच्चय कहते हैं। क्लियर हो गया, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये जो चीज है, जैसे हमने लिखा है कि 2 4 6, ये 2 4 6 क्या है, ये अवयव है इस समुच्चय के। ये समुच्चय का क्या है, ये अव्यय है। इसको हम क्या कहते हैं, अव्यय। क्या कहते हैं, अव्यय। ठीक है, अव्यय, अवयव, अवयव कहते हैं, यानी इंग्लिश में एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस समुच्चय का ये क्या है, ये अव्यय है। इस समुच्चय का क्या है, ये अव्यय है। ठीक है, अव्यय, इसको ध्यान से देखेंगे, अव्यय। अब इसमें ये जो है, ये अर्धविराम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है, अर्धविराम, इसको बोलते हैं अर्धविराम। किससे करते हैं, अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक करते हैं, अलग अलग। ठीक है, पृथक माने अलग अलग करते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया कि भाई वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह, सुप्रभाषित माने एकदम पूरी तरह से परिभाषित हो, ठीक है, कहीं डाउट ना हो, को हम समुच्चय कहते हैं। और ये जो समुच्चय बना हुआ है, एक संग्रह बना हुआ है, इसमें ये जो है, ये प्रत्येक अवयव कहलाते हैं, इंग्लिश में इसको एलिमेंट बोलते हैं। और इनको हर एक अवयव को अलग करने वाला जो चिन्ह होता है उसको अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, तो हर एक अवयवों को एक दूसरे से लिख सकते हैं यहाँ पे कि अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है, लिखते हैं। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। देखिए जैसे हमने लिखा था 2 4 6, तो ये मझले कोष्ठक को अंदर कर दिया, इसके अंदर सारे अवयव को हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या समझना है, जैसे मान लीजिए कुछ भी संग्रह हो सकता है, मान लीजिए स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमालाओं के स्वरों का संग्रह। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय बनाइए।
समुच्चय बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, पहले मंझला कोष्ठक लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, ये समुच्चय बन गया। किसका भाई? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक है, अब ये देखने में आपको लग रहा है ना कि दो तरह से लिखा गया है। एक लिख रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, दूसरा हमने इसको बड़ा आराम से लिख दिया। आखिर ये है क्या? तो दो तरह के समुच्चय कितने रूप में निरूपित करते हैं हम? दो विधियों द्वारा। कितने द्वारा? दो विधियों द्वारा। तो चलिए उन दो विधियों के बारे में चर्चा कर लें। तो चर्चा करते हैं। किसी भी समुच्चय को दो विधियां आती हैं। समुच्चय की कितनी विधि होती है? दो विधि। समुच्चय की विधि, समुच्चय को निरूपित करने की विधि। ठीक है, विधियां क्या है? तो दो विधि है। पहला है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या सारणीबद्ध भी इसको बोलते हैं, सारणीबद्ध, ठीक, रूप। और दूसरा हो गया आपका समुच्चय निरूपण। समुच्चय का निर्माण करेंगे तो ये हो गया समुच्चय निर्माण। ठीक है, ये दो तरह का होता है। पहला हो गया रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर या सारणीबद्ध क्या होता है? तो रोस्टर और सारणीबद्ध क्या होता है? समुच्चयों का सूची होता है। रोस्टर में क्या होता है? रोस्टर में, ठीक है, रोस्टर यहाँ रूप लिख लीजिए। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध क्या किया जाता है? सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, सूचीबद्ध का मतलब अभी मैंने जैसे लिखा कि सभी अंग्रेजी वर्णमालाओं के स्वरों का समुच्चय बनाइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय कैसे बनाए? ए ई आई ओ यू, इसको मझोला कोष्ठक में हमने डाला और अर्धविराम चिन्ह से इसको अलग अलग कर दिया। तो ये जो रूप है, इस रूप को हम लोग कहते हैं रोस्टर रूप। कौन सा रूप? रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इस रोस्टर फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी समुच्चय का रोस्टर रूप प्रदर्शित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए लिख दिया अंग्रेजी वर्णमालाओं के सभी स्वरों का समुच्चय बनाओ, तो रोस्टर रूप में, तो आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई कह दे कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए लिख दिया जाए कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए। किसमें? समुच्चय बनाइए रोस्टर फॉर्म में। समुच्चय बनाइए, समुच्चय बताएं रोस्टर रूप में। तो कैसे बताएंगे? विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे करके इसको मझोला कोष्ठक में डाल देंगे। ये हो गया रोस्टर रूप। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चर्चा करूंगी समुच्चय निर्माण रूप कैसे करना है। थैंक यू।